नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल स्टडी चैनल अल्टीमेट क्लासेस में। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जिस श्रृंखला की शुरुआत हमने की थी, उस श्रृंखला का अगला अंक लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। पीछे वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने बात की थी किरचॉफ के नियमों के विषय में। तो मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ के दो नियम होते हैं, जिसमें से प्रथम नियम के विषय में हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में कि द्वितीय नियम क्या होता है, कैसे वो परिपथ में अप्लाई होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं द्वितीय नियम की, जिसको कि बोला जाता है केवीएल, या दूसरा नाम मैंने आपको बताया था मैश लूप लॉ। ठीक है, केवीएल या मैश लूप लॉ भी बोला जाता है इसको। तो ये बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो ये नियम हमें ये बताता है कि जो परिपथ में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है। तो अगर सिंपल परिभाषा की अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार परिपथ में जो आरोपित विद्युत वाहक बल होता है, या फिर जिसको आप वोल्टेज बोलते हो सामान्य भाषा में, उसका जो बीजगणितीय योग होता है वो परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे हम एक परिपथ ले लेते हैं, इस प्रकार का कोई परिपथ, 3 प्रतिरोध मैंने ले लिए, यहाँ कोई सप्लाई हम कनेक्ट कर देंगे, डीसी सप्लाई। तो अब देखो ये क्या बताता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में, शब्दों पे ध्यान देना आप, मैं बात कर रहा हूँ बंद परिपथ की, खुले परिपथ पे ये अप्लाइड नहीं हो पाएगा। किसी बंद डीसी परिपथ में क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल, यहाँ जो हम अप्लाइड वोल्टेज देंगे, उस अप्लाइड वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होगा। ये जो 3 प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, इनके द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब यहाँ जिस वोल्टेज का यूज मैं करूंगा वो वोल्टेज इन तीनों प्रतिरोधों के ऊपर क्या होगी, खपत होगी। और जब हम दोनों का योग करेंगे और घटाएंगे तो इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को घटाने पर मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो इसमें देखो मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इन तीनों प्रतिरोधों के ऊपर ड्रॉप हो रही है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो केवीएल के अनुसार अगर हम चलें तो केवीएल क्या कह रहा है कि इन एनी क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। किसी भी बंद परिपथ में जो है वो वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम हम करेंगे तो वो क्या मिलेगा, 0। तो अब देखो ये 3 प्रतिरोध मिल गए हमें, कोई भी ऐसा बंद परिपथ ले लिया हमने। तो बेसिकली ये बताना क्या चाह रहा है कि इन 3 प्रतिरोधों में जो वोल्टेज ड्रॉप अगर हम ज्ञात करेंगे तो वही एक शाश्वत सत्य मैंने आपको उसी दिन बताया था जब ओम के नियम के विषय में मैंने आपको बताया था कि ये नियम आपके हर छोटे से लेकर बड़े से बड़े जटिल परिपथों को हल करने में भी काम आएगा। तो उसी नियम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर मैं बात करूं इन 3 प्रतिरोधों को हम नाम दे देते हैं, R1, R2, R3 का नाम दे दिया। तो अब अगर हम बात करें R1 के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप की, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर VR1 बराबर किसके होगा, यहाँ से हमने मान लिया कोई I धारा यहाँ से क्या होगी, प्रवाहित होगी। वो I धारा यहाँ से निकल करके इन तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित होकर के वापस सोर्स में लौट आएगी। अब देखो श्रेणी क्रम परिपथ होता है, तो श्रेणी क्रम परिपथ में धारा को प्रवाहित होने के लिए भी एक ही मार्ग होगा, इसलिए हम एक ही धारा मान रहे हैं, I धारा। तो अगर मैं बात करूं VR1, इस R प्रतिरोध के ऊपर वोल्टेज, जो पहला प्रतिरोध है, इस पर वोल्टेज का मान क्या होगा, या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, I गुणा R1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें VR2 की, तो वो क्या हो जाएगा, I गुणा R2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं वोल्टेज ड्रॉप तीसरे प्रतिरोध पर, तो वो I गुणा R3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको कि वोल्टेज पहले प्रतिरोध पे ज्ञात करनी है हमने, दूसरे पे और फिर तीसरे पे। अब अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखें तो क्या लिख पाएंगे अपने इसको कि V वोल्टेज, सबसे पहले V वोल्टेज माइनस I R1,
माइनस आई आर टू। ये वोल्टेज क्या है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस सप्लाइड वोल्टेज से पहले प्रतिरोध में आगे बढ़े, तो जैसे जैसे प्रतिरोधों को हम पार करते जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए उसको माइनस में दर्शाया जाता है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया V माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री किसके बराबर हो गया, केवीएल के अनुसार शून्य के। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जो ये अप्लाइड वोल्टेज है हमारी, उसको अगर हम तीनों के वोल्टेज ड्रॉप पे बात करें तो V माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। V माइनस आई को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R2 प्लस R3 बराबर किसके होगा, 0 के। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब इसको और अगर हम करें तो V बराबर किसके हो जाएगा, ये जो माइनस आई R1 R2 प्लस R3 है, ये पक्षांतरण होकर के किधर चले जाएंगे, शून्य के दूसरी तरफ चले जाएंगे, वही केसीएल वाले नियम की तरह। तो V बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों, आई R1 R2 R3 के। तो देखिए सिद्ध हो गया कि जो अप्लाइड वोल्टेज होगी वो परिपथ में जो घटक लगे हुए हैं, जैसे हमारे 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इन घटकों के वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो आशा करता हूं इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार फिर से बता देता हूं कि केवीएल के अनुसार जब मैं बात करता हूं इस R1 प्रतिरोध के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप की, तो R1 के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ये होगा, VR1 लिख लिया हमने इसको, I धारा कोई प्रवाहित हो रही है और वो I धारा इस R1 प्रतिरोध से गुजर रही है, तो मैंने लिख लिया I गुणा R1। फिर बात करते हैं R2 की, तो I गुणा R2, इसी तरह R गुणा R3। अब मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज को हम इसमें से, यहाँ से जो वोल्टेज निकली वो इन तीनों में से जब जाएगी तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो V में से हमने IR1 को घटा दिया, IR2 को, IR3 के बराबर किसके होगा, केवीएल के अनुसार 0 के। फिर हमने V माइनस आई लिया कॉमन, और उसके बाद में अंदर ब्रैकेट में R1 R2 R3 बचा, बराबर 0 कर दिया। V बराबर किसके हो जाएगा, IR1 R2 R3 के। ठीक है, तो इस परिपथ की अगर हमारे पास कुल धारा हो और ये तीनों प्रतिरोध हमारे पास हैं, इनका गुणा करें तो हमारे पास जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज यहाँ जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरीके से परिपथ में यूज करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक उदाहरण की। इस उदाहरण के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है वो केवीएल अप्लाइड होता है। तो बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, ज़्यादा इसमें भी हम गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि सवाल वही पूछे जाएंगे जो 30 से 40 सेकंड मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, या फिर ऐसे सवाल होंगे जो थोड़े दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होंगे लेकिन उनका आंसर डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू या अन्य तरीके से निकल सकता हो। तो अब हम बात करते हैं इस परिपथ की। तो इस परिपथ में जब आपको हल करना हो तो हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो एक बड़ी बैटरी का चुनाव करते हैं। तो बड़ी बैटरी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 10 वोल्ट की जो बैटरी ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये 10 वोल्ट की बैटरी जो है वो बड़ी बैटरी है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे परिपथ को। उसके बाद हमें जो नोड्स, संधि बिंदु, जैसे एक यहाँ पर ये हो गया, इसमें एक ही बन रहा है, यहाँ एक संधि बिंदु, तो यहाँ से क्या होगा, धाराएं देखो, यहाँ से कोई मैंने मान लिया I1 धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, वो यहाँ जा करके 2 भागों में बंट रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो अब देखो ये जो 4 ओम वाली धारा है इसको मैंने मान लिया कोई I2 धारा है, और 3 ओम में जो धारा जा रही है वो उन दोनों का माइनस होगा, क्योंकि ना तो I1 होगी ना I2 होगी, क्योंकि पूरी I1 तो यहाँ से निकली है पूरी 10 ओम की बैटरी से, 10 वोल्ट की बैटरी से। तो अब देखो इसमें कैसे अप्लाइड करेंगे। सबसे पहले हम लूप का निर्माण करेंगे। तो लूप मैंने
पहले ही बताया था आपको लूप मेथड, या दूसरा कौन सा बताया था, लूप मेथड, या फिर इसी को बोला जाता है मैश मेथड। तो बेसिकली अंतर क्या होता है दोनों में, जो मैश होता है उसमें कई लूप हो सकते हैं। जैसे ही अगर मैं इस पूरे परिपथ की अगर मैं बात करूं तो ये एक मैश का उदाहरण है, मैश मतलब जाल। पर अगर लूप की अगर हम बात करें तो लूप एक तो देखो ये बन रहा है 2 ओम 3 ओम से होकर के यहाँ से यहाँ तक वापस, और दूसरे की बात करें तो यहाँ 4 ओम से होकर के 5 वोल्ट की बैटरी से होकर के 3 ओम वापस धारा पहुँच रही है, तो इसको बोला जाता है लूप। तो यहाँ हमने लूप का निर्माण करना है, तो लूप बना लेते हैं चलो। तो पहले लूप की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से धारा बहेगी यहाँ, पहला लूप ये होगा, दूसरा हमारा यूं होगा, ठीक है। तो 2 लूप का हमने निर्माण कर लिया। अब बात करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको उसी तरीके से जैसा मैंने पहले आपको उदाहरण बताया था। तो पहले लूप की, इसको बोल देंगे हम लूप 1 और ये है लूप 2। तो चित्र आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम बात करते हैं फर्स्ट लूप की। तो फर्स्ट लूप में देखो कोई I1 धारा प्रवाहित हुई 10 वोल्ट की बैटरी से, यहाँ से कोई I1 धारा प्रवाहित हुई थी 10 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। वो किस में जाएगी, 2 ओम के प्रतिरोध में और 3 ओम के प्रतिरोध में। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, तो लूप 1 की बात कर रहे हैं हम। लूप 1 में क्या होगा, देखो यहाँ से शुरू किया, मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध से जब एंटर करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि वहाँ प्रतिरोध से जब आगे बढ़ते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है। इसी तरह जब प्लस से निकलेंगे बैटरी के तो हमें क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह यूज करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से समीकरण का निर्माण करना है। तो जब हम 10 वोल्ट की बैटरी से निकले तो प्लस का 10 वोल्ट, उसके बाद मैं यहाँ से कहाँ पहुँचा, 2 ओम के प्रतिरोध पर। तो 2 ओम के प्रतिरोध में मैंने अभी आपको बताया कि धारा को क्या लेना है हमें, माइनस में, -2 I1 धारा चल रही है। समझ में आया आपको, कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से हम शुरू हुए तो प्लस का 10 वोल्ट, माइनस क्यों लिया, मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध से जो करके जब धारा गुजरती है तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप होता है, इसलिए उसको माइनस में दर्शाया जाता है। प्लस 10 वोल्ट -2 I1। फिर हम अब देखो यहाँ जब धारा पहुंच रही है ये वाली 3 ओम के प्रतिरोध में, तो 3 ओम के प्रतिरोध में हम ये तो नहीं कह सकते कि I1 धारा ही होगी, क्योंकि एक धारा 4 ओम के प्रतिरोध में भी जा रही है और एक यहाँ भी जा रही है। तो मैंने आपको अभी लूप बना करके दिखाया था, तो इन दोनों चित्रों में लूप किस तरीके का था, इस तरीके से हमने लूप का निर्माण किया था, ठीक है। तो यहाँ तक इस बिंदु तक हमने मान लिया कि I1 धारा आई थी और वो 2 भागों में बंट गई। जो 4 ओम वाला प्रतिरोध है उसमें धारा का मान I2 मान लेते हैं हम, और नीचे वाला इस प्रतिरोध में, अब देखो धारा का मान क्या होगा। ये जो धारा है 4 ओम और 5 वोल्ट वाली बैटरी पर जो आपको धारा दिख रही है, इसका नाम मैंने लिया I2, और इधर वाले की अगर हम बात करें तो इसका नाम मैंने लिया I1। तो आप देखो दोनों की दिशाएं विपरीत है, ये इधर आ रही है और ये ऊपर जा रही है। तो इनमें जो 3 ओम के प्रतिरोध में जो धारा होगी वो इन दोनों का माइनस होगी आपस में, कि I1 में से जो धारा आगे निकल गई वो जो शेष बची वो इस 3 ओम के प्रतिरोध में होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अगर मैं बात करूं -3। अब देखो बड़ी बैटरी है 10 वोल्ट की, तो धारा भी ये वाली बड़ी होगी I1 माइनस I2 बराबर किसके रख लेना है हमें, 0 के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको हल कर लेते हैं हम। तो 10 -2 I1 -3 का गुणा I1 में करेंगे तो 3 I1 हो जाएगा, 3 का गुणा I2 में करेंगे तो प्लस का 3 I2 हो जाएगा, बराबर किसके रख देना है, 0 के, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस क्यों हुआ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब अगर हम इसको हल करें तो 10 माइनस, अब देखो 3 I1 ये रहे और 2 I1 ये रहे,
3i1 यहाँ है और 2i1 यहाँ, तो 3 और 2 5i1 हो गए और 3i2 हो गए। तो इसको लिख लेंगे हम 5i1 प्लस 3i2 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब देखो इसका पक्षांतरण अगर हम करें तो 10 बराबर किसके आ जाएगा, ये जो माइनस का 5i1 प्लस 3i2 है बराबर किधर चला जाएगा 0 की तरफ, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 5i1 और ये जो प्लस का था वो माइनस 3i2। तो ये जो है हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई है, समीकरण 1 बन गई है हमारी यहाँ तक। देखो कैसे किया हमने, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। बैटरी के इस प्लस टर्मिनल से निकले तो वोल्टेज को प्लस में लिया 10 वोल्ट, माइनस इस 2 ओम के प्रतिरोध में पहुंचे हम तो धारा वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसलिए -2 धारा का मान मैंने आपको बताया था, I1 धारा हमने मानी है 2i1 माइनस 3 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या होगी, इन दोनों का माइनस होगी। I1 में से कुछ धारा इधर I2 के रूप में आगे बढ़ गई है, इसलिए 3i1 माइनस I2 बराबर किसके 0 के। इसको सोल्व किया हमने, 10 माइनस 2i1 इसका गुणा किया -3 का I1 में, फिर -3 का I2 में, बराबर रख दिया 0 के। 10 माइनस 2i1 ये रहा, 3i1 जोड़ दिया 5i1 प्लस 3i2 बराबर किसके 0 के। 10 बराबर 5i1 माइनस 3i2, ये हमारी पहली समीकरण बन गई पक्षांतरण के करने पर, और इसको मैंने नाम दे दिया कोई समीकरण 1। अब हम बात कर लेते हैं लूप नंबर 2 की। लूप जो हमारा दूसरा है उसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। तो देखो 4 ओम के प्रतिरोध से एंटर कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया एंटर जहाँ से करेंगे तो धारा क्या होगी माइनस में लेंगे, -4 धारा मैंने आपको बताया था कौन सी मानेंगे हम यहाँ I2। उसके बाद में फिर से बैटरी ने देखो यहाँ से माइनस, फिर इसको लेंगे क्योंकि प्लस से हम माइनस की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो यहाँ बैटरी का मान लेंगे हम 5। उसके बाद में हम 3 ओम के प्रतिरोध में आ रहे हैं, तो 3 ओम के प्रतिरोध में वापस क्या होगा -3, और फिर से इस बार देखो I2 धारा को बढ़ा लेना है क्योंकि धारा यहाँ से इसमें से प्रवाहित होगी, तो 3i2 माइनस किसमें से करेंगे I1 के बराबर किसके रख देंगे 0 के। तो इसको हल करते हैं, 4i2 माइनस 5 माइनस 3 वही गुणा दोबारा I2 प्लस 3i1 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, -4i2 माइनस 3i2 एक तरफ लिख लेंगे इनको, प्लस कितना हो जाएगा ये 3i1 का बराबर किसके, इस 5 को पक्षांतरण करके हम उधर ले जाएंगे 5 के। ठीक है, तो दूसरी समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, देखो माइनस का 4i2 और माइनस का 3i2 तो जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस, तो 7i2 हो गए और एक ये 3i1, तो 3i1 माइनस 4i2 ये रहा और 3i2 ये रहा, माइनस माइनस प्लस 7i2 बराबर किसके हो जाएगा 5 के। ये मेरी बन गई कोई समीकरण नंबर 2। अब देखो आगे हल करते हैं इसको, बात करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें, तो पहली समीकरण मैंने आपको बताई थी क्या थी हमारी, 5i1 माइनस 3i2 बराबर रखा था हमने 10 के, और दूसरी समीकरण हमारी आई थी 3i1 माइनस 7i2 बराबर हमने किसके रखा था 5 के। तो अब देखो, अब हमको इस समीकरण को इस तरीके से बनाना है कि चाहे तो I1 कट जाए इनमें से, चाहे I2 कट जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं ऊपर वाले में इस नीचे वाले 3 का गुणा कर दूं, गुणा 3, और ऊपर वाले 5 का गुणा नीचे वाले 3 में कर दूं, तो ये समीकरण हमारी बराबर हो जाएगी। तो चलिए गुणा करते हैं। जब मैंने 3 का गुणा किया 5i1 में, तो 5 तिये 15i1 माइनस 3 तिये 9
I2 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। उसके बाद बात करें हम नीचे वाले की तो 15I1 माइनस 7 पंजे 35 I2 बराबर किसके हो जाएगा 5 5 25 के। ठीक है, तो अब देखो जब इनको काटना होता है तो हमें नीचे के चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ का चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब देखो प्लस माइनस कट गए आपस में 15I1 और 15I1। यहाँ क्या बचा प्लस का 35I2 और माइनस का 9I2, तो घट जाएंगे आपस में। कितना बचेगा हमारे पास 26I2 बराबर, यहाँ देखो 30 में से 25 गया 5 के। ठीक है, कैसे किया, समीकरण 1 और 2 को हमने बराबर रख दिया एक दूसरे के, तो ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया बराबर बनाने के लिए इनको। ऊपर वाली समीकरण में 3 का, नीचे वाली में 5 का। 15I1 से 15I1 काट दिया हमने, 35 में से 9 घटाया 26I2 बचा हमारे पास, बराबर रख दिया 5 जो उत्तर आया 30 में से 25 को घटाने पर। तो यहाँ हमारे पास में I2 धारा का मान आ चुका है। I2 अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगी, I2 बराबर हो जाएगी किसके 5/26 के। ये हमारे पास में कौन सी धारा आ गई, जो आगे धारा बढ़ी थी I2 4 ओम वाले प्रतिरोध में, उस धारा का मान हमारे सामने आ चुका है। अब इस धारा को चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण 2 में रख सकते हो। तो चलिए इसका मान रख देते हैं, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे इसको, तो समीकरण 1 थी 5I1 माइनस 3I2 की जगह हमें क्या रखना है 5/26 बराबर किसके हो जाएगा 10 के, क्योंकि समीकरण 1 तो हमारी यही थी। अब देखो इसको हल कर देते हैं। 5I1 बराबर करेंगे अगर हम इसको, तो माइनस वाला उधर चला जाएगा 10, तो माइनस का 3 उधर गया, तो प्लस 5 3 15/26 के। 5I1 बराबर किसके हो जाएगा 10 + 15/26 के। 5I1 एलसीएम लेंगे हम इसका 26 से 26 कट गया 260, 26 एकम 26 गुणा 10 किया तो 260 आ गया। 26 से 26 कट गया, बचा कितना 15, बराबर किसके आ गया 275/26 के। ठीक है, तो I1 धारा का मान क्या आ गया 275/26, और ये जो 5I1 था ये 5 इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, गुणा में 5 के पहाड़े से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 5 25, 2 बचा 5 5 25, 55/26 हमारे पास में क्या आ गया I1 धारा का मान आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, KVL मेथड के द्वारा भी धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर आपको इनमें वोल्टेज का ड्रॉप ज्ञात करना है तो हमारे पास में दोनों धाराएं आ चुकी है। दोनों धाराओं का गुणा हम किस में कर देंगे, प्रतिरोधों में कर देंगे। तो जो बीजगणितीय योग आएगा वो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।